एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। तो जैसे कि आपको ये पता है कि बायोलॉजी का सेशन चल रहा है। बायोलॉजी वाले सीरीज में हम कोशिका देख चुके हैं, उत्तक देख चुके हैं, ब्लड के बारे में देख चुके हैं, बहुत सारे टिश्यूओं के बारे में देख चुके हैं, है ना? ये सारी चीज़ें देखने के बाद पश्चात जो है आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है? आइए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई कार चलता है तो उससे कार स्वयं चलता है या फिर उसे चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती होगी। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं या फिर मोबाइल में या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं। तो क्या ये खुद से अपने आप से चलता है या फिर इसे चलाने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती होगी? एनर्जी की आवश्यकता होती है ना? पंखा भी चलता है तो वो भी एनर्जी लेता है। तो हर एक यांत्रिक कार्य करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हमें भी ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा होगा। तो एक इंसान में या फिर जितने भी सजीव हैं, उनके पास ऊर्जा का स्रोत क्या है? उनके पास ऊर्जा कैसे आती होंगी? ऊर्जा के लिए ये जो है इस जो जीव है वो क्या ग्रहण करते हैं, कर रहे होते हैं? तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? तो जी हाँ, सही सुना आपने। कि आज हम जो है पोषण पढ़ने वाले हैं। पोषण, पोषण को इंग्लिश में हम जो है न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पोषण अब ये होता क्या है उसके बारे में। तो जितने भी जीव हैं वो अपने वृद्धि, विकास या फिर रख-रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए वो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें। जैसे मान लीजिए हम हैं, इंसान हैं, तो इंसान के वृद्धि, विकास और रख-रखाव के लिए ऊर्जा लगातार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना? एक खास लिमिटेशन के साथ। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो भी हम आहार लेते हैं, जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं, उसी को पोषण कहा जाता है। यानी कि अगर नॉर्मली अगर पोषण के बारे में यूँ डेफिनिशन के फॉर्मेट में लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है? तो जीव अपने अपने वृद्धि, विकास व रख-रखाव रख-रखाव हेतु कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जिसे पोषण कहा जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है? अब इसमें जो टर्म है वो देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ है वृद्धि, विकास और रख-रखाव हेतु। वृद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक छोटा-सा इंसान है, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो इतना छोटा-सा रहता है, 2.5 किलो के आस-पास में रहता है, ठीक है? लेकिन वो समय के साथ जो रहता है वृद्धि करता है, ऐसे ग्रो करता है, ठीक है? बड़ा होते-होते वो पाड़ा भी बन जाता है ना? ठीक है। तो वो वृद्धि के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए ना, उसके लिए पोषक तत्व तो चाहिए ना, तो वही जो है पोषण के तहत में आएगा। विकास क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप है, आपका दिमाग जो शुरुआत में छोटा-सा था, उसके बाद उसमें विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जैसे आप मान लीजिए आपका हड्डी ही है, तो हड्डी में वृद्धि के साथ-साथ विकास भी तो होना चाहिए। विकास का मतलब उसमें जो है केवल वृद्धि होने से नहीं हो रहा, उसका जो है डेवलपमेंट के फॉर्मेट में भी होना चाहिए। डेवलपमेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसमें लगातार मजबूती भी होना चाहिए, केवल बड़ा होने से नहीं रहेगा। ये नहीं कि हड्डी आपका बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन उसमें कोई मजबूती है ही नहीं, तो वो बेटर नहीं माना जाएगा। और मजबूती के लिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस इन सब का सेवन करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में। उसके बाद अगला है रख-रखाव। जैसे मान लीजिए छोटा-सा बच्चा था तो उसमें वृद्धि हो रहा था, विकास हो रहा था। अब यहाँ पे जब एकदम बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद उसका वृद्धि तो अब नहीं होता, डेवलपमेंट तो नहीं होता। धीरे-धीरे वो जो है अब उसका लिमिटेशन हो जाता है कि उसके बाद जो वो बड़ा नहीं हो सकता। तो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी लेना पड़ता है ना? जैसे मान लीजिए हमारे अंदर जो वृद्धि नहीं हो रहा तो अब हम जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए रोज़ एनर्जी निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे? पोषण की सहायता लेंगे। हम रोज़ जो है पोषण लेंगे और पोषण में क्या लेंगे? आहार लेंगे, है ना? तो वही चीज़ है। वृद्धि के लिए, विकास के लिए और रख-रखाव हेतु मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए और इसी पोषक तत्व को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ठीक है? तो पोषण मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। जैसे कार के लिए पोषण क्या होता है? तो पेट्रोल होता है, डीज़ल होता है, ऐसा। तो हमारे इंसान के लिए पोषण के रूप में क्या-क्या आएगा? तो वही हम आज बात करने वाले हैं। अब पोषण के जो है विधि कुछ होता है, तो पोषण के नॉर्मली 2 विधियाँ होती हैं। पोषण के विधि पोषण की 2 विधियाँ हैं। कौन-कौन है वो 2 विधि? एक है स्वपोषी, एक है स्वपोषी और एक है दूसरा परपोषी।
परपोषी कह सकते हैं या फिर विषम पोषी भी कहा जा सकता है। अब ये क्या होता है वो समझिएगा, ठीक है? स्वपोषी। स्वपोषी के तहत जो है वैसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी कि ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन जो है ये स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है? उससे परपोषी के तत्व में क्या आ जाएगा? ये पोषण के लिए ये पोषण के लिए अन्य जीव या पौधे पौधे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? जैसे अब इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो इनमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आपने पेड़ पौधे नाम सुना होगा, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें मनुष्य के साथ साथ जितने भी जानवर आपको नजर आते हैं, मनुष्य के साथ साथ जितने भी जानवर वगैरह नजर आते हैं वो सब के सब परपोषी के तहत में आ जाएंगे, ठीक है? तो अब स्वपोषी के तहत क्या कुछ और भी फैक्टर हो सकता है क्या? तो और भी फैक्टर हो सकता है, वो क्या होता है वो सुनिएगा। स्वपोषी के तहत में एक एक लाइन में थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। स्वपोषी के तहत में कुछ और फैक्टर जैसे कि मान लीजिए कुछ पौधे ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही खाना बनाते हैं, है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी के तहत जो पौधे आते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बना पाते हैं। किनकी सहायता से? तो वो सूर्य का प्रकाश एक तो आ गया जो पत्तियां लेंगी, उसके पश्चात इसी में देख लेता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के तहत में क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषी के तहत में ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जो है ये जल ले लेंगे, खनिज लवण ले लेंगे, खनिज लवण जिसे बोलते हैं, और सूर्य का प्रकाश ले लेंगे, सूर्य प्रकाश। और यहाँ से ये सभी मिलाकर अपना भोजन जो है इनकी पत्तियों में बन जाता है ना? तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषी। दूसरा अगला जो आता है ये आता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी ये ऐसे होते हैं जो रसायन की सहायता से रसायन को आपस में रिएक्शन करवा कर जो है वो अपना एनर्जी निकाल लेते हैं। तो रसायन की सहायता से जो अपना एनर्जी ले लेते हैं, अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं, उसे हम रसायन संश्लेषी के तहत कहते हैं। अगला जो इसमें आता है एक आता है कीटभक्षी। कीटभक्षी कीटभक्षी पौधे। अब कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जो कुछ खास मैकेनिज्म के तहत कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, जैसे घटपर्णी आपने सुना होगा या वीनस फ्लाई ट्रैप आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं? वो एक तरह का ढक्कन की तरह इस फॉर्मेट में रहते हैं और जैसे ही इसके अंदर जो है कीड़ा जो है एंटर करता है तो वैसे ही ये बंद हो जाता है। ठीक है? इस फॉर्मेट में या फिर कुछ ऐसा खुला रहता है इस फॉर्मेट में और जैसे इसके अंदर में कीड़ा जाता है तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा और उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिशन बन सकते हैं वो सारा चूस लेता है और तत्पश्चात उसकी मौत भी हो जाती है। ठीक है? तो वो हमारा कीटपक्षी पौधे के रूप में कहे जाएंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक आपने घटपर्णी नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट। घटपर्णी। एक आपने सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। तो स्वपोषी के तहत आपने तीन चीज देखा क्या? एक आपने देखा प्रकाश संश्लेषी, अगला रसायन संश्लेषी जो रसायन की सहायता से ऊर्जा अपना ले लेते हैं, अगला कीटभक्षी पौधे जो कीटों को पकड़ के उनको बंद करके वहां से एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब परपोषी में भी दो फैक्टर देखने को मिलता है। परपोषी में एक क्या होता है? एक होता है परजीवी, एक होता है परजीवी। अब परजीवी किसे बोलते हैं? तो ऐसे जीव ऐसे जानवर जो अपना भोजन के लिए किसी और जानवर पे निर्भर रहते हैं। जैसे मच्छर की बात करें तो मच्छर क्या फूल खाता है क्या या फल खाता है या भोजन करता है क्या? भोजन खाता है हमारी तरह नहीं। वो केवल और केवल खून चूसता है। किनका? इंसानों का या फिर कोई जानवर का। तो मच्छर जो है हमारा परजीवी के रूप में आ जाएगा क्योंकि वो किसी और जानवर पे डिपेंड है। वो फूल या कोई रस जो है नहीं चूसता। फाइनल। उसका जोंक हो गया तो जोंक भी हमारे परजीवी के तहत आ जाएगा। जो बाल वगैरह में जो है जो जू होता है वो भी परजीवी के तहत ही आ जाएगा क्योंकि ये भी किसी और पे डिपेंड रहता है। फाइनल। तो ये हो गया क्या चीज? परजीवी हो गया। एक होता है मृत जीवी। मृत मृत जीवी।
अब मृतजीवी कौन होते हैं? तो मृतजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन किसी मरे हुए जानवर या कुछ चीज अगर सड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई जैविक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए साग सब्जी ये सब जो सड़ा सड़ रहा है, तो वहां से अपना ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास हो गया। आइए अब देख लेते हैं अगला सेक्शन हमारा क्या है। तो पोषण में मुझे लगता है कि पोषण क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी में क्या होता है वो आपने देखा, परपोषी में क्या होता है वो देखा आपने, ठीक है। इसे सवाल कैसे बनाए जाते हैं वो आपको पता चल जाएगा थोड़े समय के बाद, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला हम बात करने वाले हैं कि पोषण के अवयव कौन कौन से हैं। मतलब ये पोषण में हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, और फैक्टर हम किसकी बात कर रहे हैं वो थोड़े समय में ही आपको पता चल जाएगा। शब्द यहाँ पे बोलेंगे और वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसके अव्यय कौन कौन है हमारे पोषण के, ठीक। और आशा कर रहे हैं कि आप इसे जो है लिख भी रहे होंगे। चलिए, पोषण के अव्यय। पोषण के अव्यय की बात करने वाले क्या क्या होता है। तो पहला नंबर, आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो आपने सुना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, क्या आपने कभी प्रोटीन का नाम सुना है? प्रोटीन। क्या आपने कभी वसा का नाम तो सुना ही होगा। आपने विटामिन भी नाम सुना होगा, विटामिन। उसके बाद आपने खनिज लवण, इसका भी नाम सुना होगा। केवल नाम ही नहीं सुन रहे होंगे बल्कि इन्हें आप रोज जो है ले भी रहे होंगे। अगला में हमारे पास आ जाएगा जल। जल भी तो बहुत जरूरी है ना, कि 60 से या 65 से 70% तक हमारे शरीर में जल ही रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे पोषण के कुछ अव्यय लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, खनिज लवण हो गया और जल हो गया। तो इन सबके फंक्शन होते हैं, मतलब कौन जो है क्या आपको देगा, कौन एनर्जी देगा, कौन ताकत देगा, कौन जो है आपके शरीर में कहीं पे खोंच लग गया तो उसकी भरपाई कौन करने वाला है, वो सारा सारा इसमें हम देखने वाले हैं। तो अ, फिलहाल अव्यय के रूप में हम यहाँ पे जो लिखा है इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पास कुछ खास ऐसे स्रोत हैं भोजन के जिससे हमें कुछ खास केमिकल ही मिल पाता है, यानी कि कुछ खास रिसोर्सेज ही मिल पाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हर एक फल से या फिर कोई भोज्य पदार्थ से नहीं मिलेगा, उसके कुछ खास ही बना हुआ है, और उसको खाने से हमें किस प्रकार का एनर्जी मिलता है वो चीज हम लोग इस वाले में देखने वाले हैं। तो खैर, अब इसको शुरुआत किया जाए ना, कि किसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी बन सकता है और किससे क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए देखा जाए कार्बोहाइड्रेट क्या देता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है सीधे तौर पे ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, ठीक है। यानी सीधी सी बात, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। और इसके स्रोत की बात करें कि इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो आपने चावल का नाम सुना होगा। भात पकने के बाद हो जाता है चावल। उसके बाद आपने गेहूं का नाम सुना होगा। नाम ही नहीं सुने बल्कि आप रोज जो है ग्रहण भी कर रहे होंगे। हो सकता है अभी भी आप खाने वाले हो या फिर खा लिए होंगे, है ना ऐसा। चावल गेहूं हो गया। आपने पपीता का नाम तो सुना ही होगा, पपीता हो गया। चावल गेहूं पपीता ये सब, ठीक है। आलू का सब्जी वगैरह भी खाते हैं क्या, तो आलू वगैरह में भी आपको ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये है स्रोत कार्बोहाइड्रेट के, ठीक। यानी जितने भी लेबरिंग वाले जो काम करते हैं ना, लेबर वाले काम या फिर बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, तो उन्हें आपने देखा होगा कि वो चाप के चावल और रोटी खाता है, ठीक। क्योंकि ये सीधे तौर पे जो एनर्जी देता है, खाएंगे एनर्जी हमारे पास आ जाएगा और वहां से काम कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला दूसरा नंबर पे हम देख लेते हैं प्रोटीन को, कि प्रोटीन हमारे पास क्या क्या दे सकता है और कैसे कैसे देगा। आइए दूसरा नंबर, प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे लिए शरीर के लिए क्या क्या दे सकता है। तो प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है।
नाइट्रोजन युक्त यूनिट होता है जो शरीर की क्रियात्मक विधि व वृद्धि के लिए जरूरी होता है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है वो देखिएगा। प्रोटीन क्या है तो नाइट्रोजन युक्त, यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पूरी तरह से नाइट्रोजन से भरा हुआ है, उसमें नाइट्रोजन का भंडार है। ठीक, पहला नंबर ये शरीर के लिए क्या करता है तो शरीर के जितने भी क्रियात्मक विधि है, क्रियात्मक मतलब फंक्शनल जितने भी काम है वो सारा ये व्यवस्था देख लेता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में वृद्धि का ये जो काम है ये हमारा प्रोटीन ही करता है, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि के लिए काम करेगा ये। अब बात कर लेते हैं इसका स्रोत क्या है। तो इसके स्रोत जो है वनस्पति में भी है और जंतु वाला सेक्शन में भी है। तो अगर हम वनस्पति में यानी कि पेड़ पौधों में अगर इनकी स्रोत के बारे में देखा जाए तो वनस्पति में इनके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो जितने भी दलहन वाला सेक्शन है, दलहन के तहत में आपके लिए क्या आ जाएगा, आपके लिए आ जाएगा चना, मूंग, मूंग, अरहर आ जाएगा, सोयाबीन आपने सुना होगा, सोयाबीन। तो ये सब जो है प्रोटीन के वनस्पतिक स्रोत है। और हम जंतु स्रोतों की बात करें कि जंतुओं से कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल जाए, तो वो आ जाएगा पहला नंबर दूध। दूध मिल जाएगा, अंडा, अंडा का जो जर्दी होता है पूरी तरह से प्रोटीन से भरपूर रहता है। उसके बाद मांस, मांस हो गया, मछली हो गया। ये मांस मछली जो है हर एक में लगभग जो कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर मांस मछली जो है हर एक में लगभग कॉमन रहता है। तो ये हमारे पास हो गया दूध, अंडा, मांस और मछली। ठीक है, ये तो स्रोत हो गए। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है, जैसे एक टायरोसिन। अगर हमारे शरीर के अंदर टायरोसिन की कमी हो गई, ये भी प्रोटीन की तरह होता है। अगर ये टायरोसिन की कमी हो गई तो इसकी कमी से, टायरोसिन की कमी से व्यक्ति जो है सुस्त, व्यक्ति जो है सुस्त व दुखी नजर आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रोटीन की कमी होगी वो भी टायरोसिन की, तो मनुष्य जो है एकदम दुखी नजर आएगा और एकदम सुस्त। जैसे कोई सुस्त नजर आ रहा है या फिर दुखी है तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि उसके अंदर में टायरोसिन की कमी है। तो वैसे स्थिति में प्रोटीन उनको देना पड़ेगा। प्रोटीन की तरफ में आप ये सारी चीजें जो है खिला सकते हैं। मतलब कुछ ये कि एक खाली एकदम हुर दीजिए, हुरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। तो वहां से एनर्जी आएगा तो वहां से सुस्ती खत्म हो जाएगा, दुख ही खत्म हो जाएगा। तो टायरोसिन को याद रखिएगा। टायरोसिन जो है हमारे शरीर में जो है सुस्ती व दुख को दूर भगाता है, ऐसा कुछ फायदा। तो प्रोटीन के बारे में ये आपने देखा। अब बात कर लेते कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से और रोग हो सकते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग कौन कौन से होता है। तो एक होता है मेरेस्मस, मेरेस्मस, और एक होता है क्वासियोरकर, क्वासियोरकर, क्वासियोरकर। ठीक है, तो मेरेस्मस के तहत क्या होता है। मेरेस्मस, अगर मान लीजिए कोई किसी के अंदर जो प्रोटीन की कमी हो गया है तो ऐसी स्थिति में जब उसे मेरेस्मस नामक रोग होता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाएगा बेचारा, दुबला पतला हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके जो बाल है वो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है मेरेस्मस। ठीक है, और क्वासियोकर जब होता है तो उस पर सीधे यकृत पे इफेक्ट पड़ता है, यानी यकृत का क्षति होता है, यकृत को क्षति पहुंचता है। ठीक है, यकृत पे क्षति पहुंचने के साथ साथ जो है उसका ये सफेद दाग देखने को मिलता है, सफेद दाग दिखाई देना लगता है। ठीक है, यकृत में क्षति पहुंचता है, सफेद दाग दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इस फॉर्मेट में। तो ये आपने देखा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, मेरेस्मस और क्वासियोरकर। फाइनल। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की तरफ।
अगला सेक्शन हमारा है वसा। तो हम बात करने वाले हैं वसा के बारे में। आइए देखा जाए। अब तीसरा देखा जाए वसा के बारे में कि वसा क्या होता है। वसा, अगर कोई बोले कि वसा हमारे शरीर के लिए क्यों बेनिफिशियल है, तो वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला एक प्रमुख, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत इसे माना जाता है। हमारे शरीर को एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है हमारा वसा है। ठीक, अब वसा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? वसा के स्रोत क्या क्या हो सकता है? तो वसा के स्रोत जो है एक तो वनस्पतिक तेल हो जाएगा। वनस्पतिक तेल, जितने भी तेल वगैरह है वो सारे सारे इस वसा के तहत में आ जाएगा। वनस्पतिक तेल, वनस्पति वाला तेल। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या आ जाएगा? और ये वसा कहाँ से मिलेगा? और कहाँ से मिलेगा? तो ये मिल जाएगा मछली से। मछली, अंडा, पनीर, दूध, इन सब से भी आपको वसा मिल जाएंगे। ठीक, ये हो गया इसके स्रोत। अब बात कर लेते हैं कि वसा जो है हमारे शरीर के लिए एक अहम रोल क्यों प्ले करता है। क्योंकि ये त्वचा के नीचे जमा होकर हमारे शरीर के अंदर से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा को अंदर ही कंट्रोल करके रखता है, वो बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। यानी कि ये हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर की ताप को बाहर जाने से रोकता है। मतलब सारे को वो जाने नहीं देता है, कंट्रोल करता है ये हो गया। आइए अगला स्टोर आते हैं। वसा के बारे में एक और चीज कहा जाता है। क्या चीज की? जब पशु पशु से मिलने वाले वसा या फिर तेल या फिर हाइड्रोजनीकृत जो तेल होते हैं उनके ज्यादा सेवन करने से हमारे अंदर जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एलडीएल बोलते हैं, उनकी संख्या अमाउंट जो है ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छे जो कोलेस्ट्रॉल है उनके अमाउंट जो घट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हृदय वाहिका को नुकसान पहुंचता है। तो हमने अभी क्या बोला कि पशु से मिलने वाले पशु वसा या तेल या फिर हाइड्रोजनीकृत हाइड्रोजनीकृत तेल, ये पशु से मिलने वाला तेल तो आप समझ रहे हैं, है ना ऐसा। अब हाइड्रोजनीकृत तेल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए तेल आपके पास आता होगा पैकेट वाला, तो वो लंबे समय तक रखने के लिए उसमें उसको क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक रह सके। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली अगर रहता, जैसे मान लीजिए सरसों को ये पिसवा कर वहां से तेल निकाला गया पेरवा कर, ठीक है, तो वो जो है ज्यादा ये 6 महीना 5 महीना ऐसे वो नहीं चल पाता है, कुछ ही समय में वो खराब भी हो जाता है। तो लंबे समय तक टिकाने के लिए उसको हाइड्रोजनीकृत करना पड़ता है। ठीक, जैसे आपने सोयाबीन का देखा होगा, फॉर्चून देखा होगा, तो वो सब के सब जो है हाइड्रोजनीकृत है। तो पशु या वसा या तेल के सेवन से, इनके अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है ना कि एलडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये खराब होता है, ये मतलब ये खराब, जो करने से जो है खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अच्छा अच्छा एचडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम हो जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है, खराब वाला बढ़ जाता है और अच्छा वाला क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इनके ऐसा होने से क्या होता है कि हृदय वाहिका हृदय वाहिका को क्षति पहुंचता है, हृदय वाहिका को क्षति पहुंचता है। तो हम सीधी सी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप पशु वसा तेल ज्यादा ले रहे हैं या फिर हाइड्रोजनीकृत तेल ज्यादा ले रहे हैं, फॉर्चून वाला तेल जो ज्यादा खा रहे हैं, वैसा वाला पॉकेट वाला, तो उसके लिए जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब
कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसकी अमाउंट बढ़ जाता है और ये अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो घट जाता है। इसकी वजह से सीधे हमारे हृदय वाहिका यानी हृदय का जो फंक्शन होता है, हृदय वाहिका होता है, वो खराब हो सकता है और वैसे स्थिति में इंसान की मौत भी हो सकती है धीरे-धीरे, यानी ये धीरे-धीरे इंसान को मार भी सकता है। तो वसा के बारे में अभी बात जो है पूरी हुई। कोई इसमें दिक्कत है क्या? है ना? आइए। इसी वसा के तहत जो है आपने एक ओमेगा नाम सुना होगा, ओमेगा 3 वसा। ओमेगा 3 ओमेगा 3 वसा का नाम भी सुना होगा, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, उसी के लिए तो आए हैं, ठीक है? ओमेगा 3 वसा ये क्या करता है? ये वजन बढ़ाने, भूख बढ़ाने तथा स्तन कैंसर की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। देखिए ओमेगा 3 वसा एक खास टाइप का वसा है जो वजन बढ़ाने के लिए काम करता है और साथ ही साथ वो ये भूख बढ़ाने के लिए भी काम करता है। किसी-किसी इंसान को भूख ही नहीं लगता है, ठीक है? खाना तो चाहता है लेकिन उसे भूख ही नहीं है, तो उसके लिए ओमेगा 3 वसा का अगर वो सेवन करता है तो उसकी भूख बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये स्तन में होने वाले कैंसर की समस्या को भी ये दूर करता है। मतलब अगर इसका लगातार सेवन किया जाए लिमिटेशन के साथ, ये नहीं कि अकेले 1 किलो हो जाइए, 1 किलो ना, बहुत ग्राम में इसको खाना पड़ता है, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसा-ऐसा रोज़। तो स्तन कैंसर की समस्या को भी ये दूर करता है। इसका स्रोत क्या हो सकता है? तो मछली तेल। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है मछली तेल तथा शैवाल तेल। शैवाल तेल इसके स्रोत हैं, ठीक है? तो इसको भी ध्यान से याद कर लेना है। चलिए वसा का काम खत्म, आगे बढ़ते हैं खनिज लवण पे बात करते हैं। चौथा सेक्शन पे बात करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण। अब खनिज लवण की बात करें तो ये हमारे शरीर के विकास व स्वास्थ्य पे ध्यान देता है। क्या करता है ये खनिज लवण? हमारे शरीर के विकास व स्वास्थ्य हेतु सहायता प्रदान करता है। जैसे आपने कैल्शियम और फास्फोरस का नाम सुना होगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है क्या करते हैं, ये हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत रखने का काम करते हैं। अगर आप कैल्शियम और फास्फोरस की आपके शरीर के अंदर में कमी होगी, तो आपकी आपकी जो हड्डियाँ हैं वो एकदम कमजोर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसके अंदर में जो हड्डियाँ हैं, अगर कैल्शियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, तो ये ऐसे करने पे फटाक से टूट जाएगा। तो नहीं टूटता इसका मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का सेवन हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है? इसमें एक जो खास बात हम अभी बात कर रहे थे, ये कैल्शियम का और साथ ही साथ जो है कैल्शियम का और फास्फोरस का। तो ये जो है अस्थि व दांतों के लिए काफी सहायक होते हैं। अस्थि व दांतों की मजबूती के लिए सहायक होते हैं, ठीक है? कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि व दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। अब इनके हम स्रोत की बात करें तो इनके स्रोत क्या-क्या हो सकते हैं? इनके स्रोत क्या हो सकता है? तो दूध हो सकता है, दूध, अंडा, मांस, मछली। ये तो कॉमन हो गया लगभग-लगभग। दूध, अंडा, मांस, मछली का सेवन करके आप जो है कैल्शियम और फास्फोरस की अपने शरीर में जो समृद्धि कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया खनिज लवण। और भी आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला 5वां नंबर है विटामिन। विटामिन विटामिन की सबसे पहले जो है खोज के बारे में बात करें तो इसका खोज जो है विटामिन की खोज किसने किया था? तो ये फंक ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था, ठीक है? और विटामिन में और क्या-क्या चीजें हो सकता है तो आपने ये सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी ऐसा-ऐसा सुना होगा, विटामिन ई, विटामिन के ऐसा-ऐसा सुना होगा। तो इनमें अगर ध्यान दिया जाए
तो क्या-क्या हो सकता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ऐसा-ऐसा ट्रियो भी आपने सुना होगा। तो विटामिन ए की कमी से कहा जाता है कि रतौंधी हो जाता है, आँखों से देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा-ऐसा कुछ। बी से बेरी-बेरी हो जाता है, सी से स्टर्बी होता है, डी से रिकेटस हो जाता है, ऐसा-ऐसा। और विटामिन के से आप पहले पढ़ चुके हैं कि उसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होता है, ठीक है? इसके साथ ही जो है इसका सारा-सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ और विशेष भी देख लेते हैं। जैसे आपने बी6 का नाम सुना होगा। बी6 एक ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर में कमी होने से जब आप सपना देखते हैं तो सपने को भूल जाते हैं नींद जगने के साथ ही, ठीक है? लेकिन बी6 की कमी अगर आपके शरीर में नहीं है तो सपना पूरी तरह से याद होगा, ठीक है? उसके बाद अगर कहा जाए कि विटामिन डी का स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो कहा जाता है कि सूर्य, यानी विटामिन डी जो है सूर्य से मिल जाती है। तो ध्यान रखिए, विटामिन डी जो है सूर्य से नहीं मिलती। सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो आखिर विटामिन डी क्यों ऐसे कहा जाता है कि सूर्य से ही मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारी त्वचा में हमारी त्वचा में जो है इर्डेस्टिरोल हमारी त्वचा में इर्डेस्टिरोल पाया जाता है। तो इस इर्डेस्टिरोल को जो है सूर्य का प्रकाश और हीट जब इस पे पड़ता है ना, तो ये बेचारा जो है विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? यही अगर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो ये विटामिन डी ना बने कुछ और बन जाता है। और वैसे स्थिति में हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को जो है जलन फ़ील होने लगता है। जैसे गर्मी में आपने देखा होगा, गर्मी में जैसे आप बाहर जाएँगे तो वहाँ से विटामिन डी नहीं बल्कि जलन फ़ील होगा। अब तो लोग चाहते हैं कि आप छाया में चले जाओ, है ना? तो ये सारा-सारा खेल जो है इर्डेस्टिरोल की वजह से होता है। विटामिन डी इधर से नहीं आ रहा है बल्कि हमारे शरीर की त्वचा में पहले से है। बस उसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो कन्वर्ट करने वाला कौन है? तो वह है सूर्य का प्रकाश और हीट, है ना? तो इसे आप याद रखिएगा, इर्रेस्टिरोल को। फाइनल हो गया ये? और विटामिन सी के बारे में एक और चीज़ कहा जा सकता है कि घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी जो है, ये घाव भरने में सहायक होता है। ठीक। और बाकी विटामिन में और इसके स्रोत क्या-क्या हो सकता है? विटामिन ए प्राप्त करना है तो पालक खाना चाहिए, मूली खाना चाहिए, ऐसा-ऐसा क्या-क्या खाना चाहिए, उससे कौन-कौन से लक्षण हमें दिखाई देने देने लगते हैं, वो सर आपको चार्ट में मिल जाएगा। चार्ट में हम इसको ऐड कर देंगे इसी वीडियो में, ठीक है? वहाँ से पूरा का पूरा फॉर्मेट देख लीजिएगा। और जो भी आपके शरीर में कमी हो, चेकअप करवा के आराम से मिला-जुला के खाते रहना है। क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम क्या पढ़ के करेंगे, ठीक है? और वैसे भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, विकास होता है, ठीक है? अगला हमारा जो है जल, छठवां नंबर। तो जल तो भाई ये हमारे शरीर में लगभग जो है 65% से 70% तक रहता है, ठीक है? क्योंकि हमारा पूरा शरीर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसी की वजह से ही तो है। खून में है, हमारी आँखों में है, अतड़ियों में है, मांस में है, हर एक में लगभग जो है ये हमारा वाटर के अमाउंट पाए जाते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई धोखा दे देता है तो वैसे स्थिति में हमारे आँखों से आँसू आने लगता है। वही तो लिक्विडेट के फॉर्मेट में है ना, वो भी तो उसमें भी तो जल के अमाउंट है। तो चलिए, यहीं तक जो है हमारा पोर्शन जो है समाप्त होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्षेत्र में दिक्कत महसूस हुआ हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा या फिर हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में नए-नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।